वो आज का क्लास जो होगा वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति, जो कि विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। और जब आप लोग 6 to 12 में, 9 to 12 में, 9 10th में बैठे या 11 12 में बैठे या 6 to 8 में, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार 1 to 5 में भी एक दो प्रश्न जो है विश्व इतिहास के पूछ दिए गए हैं। क्योंकि जो आपका 9 10th का सिलेबस है उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन विश्व इतिहास का ही है, और विश्व इतिहास का सिलेबस होने के कारण टॉपिक महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। और क्या पता कब क्वेश्चन कहाँ से बीपीएससी पूछ दे, ये आयोग को भी सही से पता नहीं है। इसीलिए टॉपिक है, टाइम है, तो निश्चित रूप से आप वीडियो को देखिए, थोड़ा सा नॉलेज भी गेन होगा। ठीक है, टॉपिक है आपकी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की जो क्रांति है वो विश्व इतिहास की कह सकते हैं तो एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। इसके बाद ही पूरा यूरोप आप देखेंगे कि वहाँ पे पुरातन व्यवस्था समाप्त होती है और नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो वर्तमान का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसकी स्थापना होती है। तो अपने आप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसकी भी चर्चा मैं करते रहूँगा, और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन भी करेंगे। तो ध्यान से आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और कोई भी तरह का आपके पास समस्या हो तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की युगांतकारी घटना मानी जाती है, जिसने यूरोप की पुरातन व्यवस्था, अब कहेंगे कि केवल हम लोग यूरोप के ही इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास को क्यों नहीं पढ़ते हैं, अफ्रीका के इतिहास को क्यों नहीं पढ़ते हैं। देखिए, जो भी घटना पूरे वैश्विक स्तर को प्रभावित करती है उसी के बारे में पढ़ा जाता है। तो कोई ऐसी घटना ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जैसे महादेशों में घटित हुई नहीं जिसने कि पूरे वैश्विक स्तर पर प्रभाव किया हो या बदलाव किया हो। यूरोप में जब पुनर्जागरण आया तभी से उसने पूरे वैश्विक स्तर पे नई नई खोजें की और उसको प्रभावित किया। इसीलिए जब भी हम विश्व इतिहास की घटना पढ़ते हैं तो विशेष करके हम लोग यूरोपीय इतिहास को ही पढ़ते हैं। यहाँ पर पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर एक नई लोकतांत्रिक यानी जनता के शासन की बात की। आपको पता होगा प्राचीन समय में भारत हो या अन्य देश, सभी जगह जहाँ पर भी शासन प्रशासन चल रहा था वहाँ राजतंत्र की ही व्यवस्था थी। राजा रानी के माध्यम से ही शासन चलाया जा रहा था, और इसमें बदलाव की शुरुआत आपको फ्रांस की क्रांति में देखने को मिलेगी। ऐसे इससे पहले ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, वहाँ पे संसद की स्थापना हुई थी, लेकिन मेन रूप से वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। वहाँ आज भी जो है राजा रानी होते हैं, और वहाँ पे वंशानुगत शासन जो राजा रानी होती है उसी के माध्यम से चलता है। ये अलग बात है कि वहाँ का जो काम होता है वो सांसद के माध्यम से ही मेन रूप से प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं। तो 1789 ईस्वी में हुई क्रांति के पीछे जो मेन कारण था फ्रांस में क्रांति होने का, वो उसका राज का जो शोषणकारी जो शासक था, निरंकुश राजतंत्र, उसकी जो नीतियां थी वो सबसे प्रमुख कारण था। तो एकदम याद रखेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति में प्रमुख जो कारण है वहाँ का निरंकुश शासन व्यवस्था ही है। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ देगा कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो फ्रांस के शासक उस समय कौन थे। तो याद रखेंगे उस समय फ्रांस के शासक लुई 16वां थे। कौन थे? तो लुई 16वां, याद रखना है। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, जिसने की इतनी निरंकुशता की कि वहाँ की जनता सरकार के विरुद्ध यानी वहाँ के शासक के विरुद्ध हुई और क्रांति करने के लिए मजबूर हो गई। अब देखिए क्या क्या कारण थे, कई बार पूछ देगा। तो सामान्यतः कोई भी क्रांति होता है एक प्रमुख बदलाव, कम समय में एकाएक कोई बदलाव आता है तो उसी को क्रांति की संज्ञा दी गई। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्रांति होगा तो मारपीट लड़ाई दंगा ही होगा।
बिना दंगे की भी क्रांति होती, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हरित क्रांति। तो एक अमूलचूल परिवर्तन जो कि कम समय में एकाएक देखने को मिलता है, उसी को क्रांति कहा जाता है, रिवॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए राजनीतिक कारण हम लोग देखेंगे, फिर सामाजिक कारण देखेंगे, फिर आर्थिक कारण देखेंगे, फिर बौद्धिक कारण देखेंगे, फिर तात्कालिक कारण जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, हम लोग फ्रांस की क्रांति का देखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या इसके क्रांति के कारण हुए। तो राज देखिए नाम से क्लियर होगा, राजनीतिक कारण में राजा के संबंधित कारण होंगे, सामाजिक कारण समाज जो वहाँ का बटा हुआ है 3 स्टेट्स में, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स, जो आपस में संघर्षरत है। तीसरा आर्थिक कारण, वहाँ पे जिस प्रकार से टैक्स लिया जा रहा है केवल तृतीय स्टेट्स से लिया जा रहा है। प्रथम 2 जो स्टेट्स है जो कुलीन वर्गों का है, वो केवल शासन प्रशासन कर रहा है, और टैक्स भरने का काम किसान आम जनता जो कि तृतीय स्टेट्स में रहती है वो करती है। तीसरा चौथा कारण में आपका जो बौद्धिक कारण, वहाँ पे वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू, जेजॉक, रूसो जैसे व्यक्तित्व के इंसान आते हैं, और उन्होंने अपने थिंकिंग से, अपने कह सकते हैं विचार से लोगों को प्रभावित किया, और लोगों को क्रांति के लिए कह सकते हैं कि क्रांति के लिए एक प्रकार से माहौल तैयार किया। उसके बाद तत्कालिक कारण हम लोग देखेंगे कि क्या इसके तत्कालिक कारण रहे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, और खास करके जो लोग बीपीएससी 17 का भी मेंस लिखेंगे तो उनका भी जो हिस्ट्री ऑप्शनल होगा तो उसमें भी विश्व इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे, और निश्चित रूप से 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपको फ्रांस की क्रांति से उसमें भी देखने को मिलेगा। तो जो लोग जुड़ गए होंगे तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अब मेरा प्रयास होगा, चूंकि आज कोर्ट का निर्णय आ गया है और वो स्टूडेंट्स के पक्ष में नहीं रहा, मुझे पता था कि निर्णय नहीं देगी सरकार या हाई कोर्ट, पहले से ये सब देखा हुआ है। क्योंकि विद्यार्थियों को जीत पाना इतना आसान नहीं है, पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, और जब तक कि पूर्ण रूप से इसका कह सकते हैं, जब आम जनता और आम लोग भी जब तक विरोध नहीं करेंगे बड़े लेवल पे, तब तक ये शासन जो है जिस तरीका से हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एक अफलातून थे उन्होंने बताया था, मैंने कभी पढ़ा था कि देखिए न्यायिक व्यवस्था एक मकड़े की जाल की तरह है, जहाँ पर जो बड़े कीड़े जो होते हैं वो उसको फाड़ के निकल जाते हैं, जबकि छोटे कीड़े जो उसमें फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आर्थिक जमाना है, सारा कुछ अर्थ पे डिपेंड करता है। छात्रों के पास ना ही उतनी आर्थिक स्थिति होती है, ना ही उतना जो है समय है कि वो उसके पीछे ज़्यादा, लेकिन फिर भी छात्रों ने जो किया वो बिहार के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर में अपना नाम दर्ज किया, और उन्होंने इतना तो किया कि आम जनता को अवगत कराया अपनी समस्याओं को लेकर के, बीपीएससी के समस्याओं को लेकर के, जो कि आम जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सामान्यता होता यह है कि हमारे बीच, आपके बीच कुछ लोग का हो जाता है जॉब, तो उनको लगता है कि इसमें जो है धांधली नहीं होती होगी, लेकिन वो एक पार्ट है। देखिए अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो जितने भी आयोग हैं उसमें 60% तक ही ईमानदारी से कार्य हो रहे हैं, 40% में ही उस तरह के कार्य होते हैं, तो 60% में भी बहुत लोग आ जाते हैं, जिस कारण से उनको लगता है कि कुछ तरह गड़बड़ी नहीं है, और जिस कारण से वो विरोध करते भी नहीं, और आगे चलकर जब खुद पे बीतता है तो उनको लगता है कि नहीं गलत हो रहा। तो चलिए ये तो शासन प्रशासन चलता रहेगा, अब हम लोग का कार्य है मेहनत करके एग्जाम में जाएं, बैठे, बाकी जो भी रिजल्ट हो, जैसे बीपीएससी टीआरई 3 में ही बहुत लोग को उतने अंक हैं जितना पे क्वालिफाइंग था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के कारण वो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए, जबकि सीट अभी खाली है। तो सरकार को चाहिए थी कि उस सीट को भरे, लेकिन सरकार ने जो है फिर से एग्जाम का ऐलान कर दिया, क्योंकि अपने आप में ये गलत है। कम से कम जो लोग कट ऑफ रेंज में थे, कट ऑफ तक क्लियर कर रखे थे, तो उनको जब सीट खाली है तो उनको लेने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज होना चाहिए था। चलिए जो भी इच्छा हो, दूसरा कोई हम लोग के पास चारा नहीं है, हम लोग विरोध कर सकते हैं, हाईकोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और वो भी न्याय के जो न्यायालय है या कह सकते हैं कानूनी व्यवस्था है उसके अधीन रहते हुए भी। तो ये सब चल रही है देश दुनिया में। अब हम लोग जो कल से मेरा प्रयास होगा कि करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको करवाएं, और बीच बीच में जो पुराना टॉपिक है उसको भी रिवीजन मैं करता रहूँगा।
राजनीतिक कारण में आप देख सकते हैं निरंकुश राजशाही जो वहाँ का लुईस सोलामा है उसका जो निरंकुशता है उसको हम लोग देखेंगे। वहाँ जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जो ऊंचे पद हैं वो पहली पैगाम के आधार पर जो अपने लोगों को उसमें बैठाया जा रहा है। फिर प्रशासन राजा के इर्द गिर्द घूम रहा है, केंद्रीकृत प्रशासन है। प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें कुव्यवस्था आ चुकी है, न्याय व्यवस्था दुर्बल हो चुका है। और ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बिहार में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। जबकि हम लोग लोकतंत्र देश में हैं, लोकतांत्रिक देश में हैं और हम लोग ही शासक प्रशासक को चुन रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र में हम लोग जनता ही हैं जो चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। लेकिन क्या जो प्रतिनिधि बन के जा रहे हैं वो सही से क्या कर्तव्य कर रहे हैं, ये तो हमें आपको देखना होगा। और आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं लोकतंत्र में तो एक शक्ति जनता के पास है, तो उसमें आप अपना जाति और कह सकते हैं इससे ऊपर उठ करके एक स्वच्छ छवि वाला आप जो है नेता को चुनिए। वही आपके लिए, हमारे लिए और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उसके लिए बेहतर होगी। अगर जो गलतियां हम करते हैं तो हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको भी भोगना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी अगर गलत हम लोग सहन कर रहे हैं तो आगे वाली पीढ़ी को भोगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब हमें आपको जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। क्या निरंकुश राजशाही शासन किस प्रकार से होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। अति केंद्रित प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, अव्यवस्था, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। वर्ग विभाजित था, 3 स्टेट्स में विभाजित था। पादरियों के द्वारा जो वहाँ का एक उच्च वर्ग था, पोप पादरी, उसके द्वारा शोषण किया जा रहा था। आर्थिक कारण में हम लोग देखेंगे कि वहाँ की जो गिल्ड व्यवस्था थी, व्यापार व्यवस्था, उस पर जो टैक्स लिया जा रहा था उसको देखेंगे। दोषपूर्ण कर प्रणाली थी, सारा टैक्स जो है तृतीय वर्ग के लोग दे रहे थे। और सैनिकों में भी असंतोष की भावना थी, सैनिकों को भी सही समय से वेतन और जो फैसिलिटियां हैं वो नहीं दी जा रही थी। बौद्धिक कारण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि मॉन्टेस्क्यू, बाल्टेयर, रूसो, ठीक है, जैसे दार्शनिक जो व्यक्तित्व थे, जो थिंकर थे, उनके विचार से भी लोग प्रभावित हुए। और तत्कालिक कारक मेन रूप से जो था वो लुईस सोलामा की अयोग्यता ही थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था, तो याद रखना है आपको लुईस सोलामा। घटना 1789 ईस्वी की है। अब है राजनीतिक कारण। निरंकुश राजतंत्र, सारी शक्ति राजा के हाथ में केंद्रित थी। राजत्व का सिद्धांत यानी राजा ही देवता है, भगवान है, उसी के हिसाब से शासन चलेगा। और उसकी जो इच्छा थी राजा की, लुईस 16वां और 14वां, वही अपने आप को जो है अपनी इच्छा को ही कानून बताता था। लुईस 14वां का कथन था हमारी इच्छा ही कानून है, जो वो इच्छा करता था वही कानून था। और लुईस 16वां कहता था मैं ही राज हूँ, यानी आई एम स्टेट्स, और मेरे माध्यम से मैं जो कहूँ वही सही है। तो इतना तक ये लोग निरंकुशवादी थे। लुईस 16वां मेरी इच्छा ही कानून है, ये कथन कहा करता था कि मेरी इच्छा क्या है, कानून है। तो कई बार पूछेगा कि मेरी इच्छा ही कानून है किसके द्वारा कहा जाता था, तो याद रखिएगा लुईस 16वां के माध्यम से कहा जाता था कि मेरी इच्छा ही कानून है। और लुईस 14वां कहता था मैं ही राज हूँ, मैं ही राज हूँ। कौन कहता था, तो याद रखिएगा लुईस 14वां कहता था, और मेरी इच्छा ही कानून है वो लुईस 16वां कहता था। पार्लिमा अंकुश लगाने के स्थान पे, पार्लिमा एक प्रकार का कह सकते वहां का संसद था, पार्लियामेंट था, जो कि राजा को नियंत्रित करने के लिए ही बनाया गया था। जैसे हमारे यहाँ क्या हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब सरकार के ही साथ कार्य करते हैं मिलकर। तो इस स्थिति में जब सरकार की ही बात चलेगी, सरकार के ही लोगों की बात चलेगी, तो न्याय व्यवस्था मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्थिति फ्रांस की क्रांति में वहां थी। वहां का पार्लिमा था अंकुश लगाने की, लेकिन पार्लिमा के जो लोग थे
वो राजा का ही या प्रशासनिक इकाई जो वहां की थी उसी का समर्थन करते रहते थे, जिस कारण से जो है वो तृतीय स्टेट्स के समर्थन में नहीं थे, आम पब्लिक के समर्थन में नहीं रहते थे। क्योंकि जिसको जहां से फायदा मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था अगर आप देखें तो दिल्ली के एक जो जज हैं उनके घर से अरबों रुपए की संपत्ति मिलती है। ये सब इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं हमारी न्यायिक व्यवस्था और जो सरकारी तंत्र है वो कहीं ना कहीं मिलजुल के कार्य कर रही है। एक शासक वर्ग है जो आपस में मिलकर, जबकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र निकाय है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं दबाव न्यायपालिका के ऊपर भी रहता है। तो ये स्थिति आपको रिलेट कर सकते हैं वर्तमान की स्थिति या जो हमारे प्राचीन समय में या हमारे जो वैश्विक इतिहास में जो सब घटनाएं घटित हो रही है वो आज भी घटित हो रहा है, बस उसका रूप परिवर्तन होते रहता है। तो आपको जब सामाजिक अध्ययन करते हैं, समाज के आसपास के राजनीतिक या परिदृश्य को देखते हैं तो उसको कोरिलेट कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। राज दरबार की विलासितापूर्ण जीवन, जरूरत से ज्यादा खर्च करना। अभी आप देखते होंगे कि संसदों ने क्या किया कि 24% अपना जो है वेतन वृद्धि कर लिया। वेतन वृद्धि कितना कर लिया? 24%। और आम पब्लिक या आम कर्मचारी के लिए भारी जो है वृद्धि करते हुए 2% का इजाफा किया है डीए में। आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ कहाँ 24% और एक कहाँ 2%। महंगाई बढ़ी या जो तनख्वाह बढ़ा तो उसके रेशियो में दोनों का बढ़ना चाहिए, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट स्टेट्स के लोग, सांसद क्या है हमारे यहाँ, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रतिनिधि हैं, एक प्रकार से कुलीन कह सकते हैं। यहाँ पे कुलीन तंत्र चल रहा है, वो अपने हिसाब से जो है वृद्धि कर रहे हैं और जो आम पब्लिक जो कर्मचारी है उसको 2% की वृद्धि हो रही। तो इसको वर्तमान समय से कोरिलेट करते रहिए, तब आपको समझ में ज्यादा घटना आएगी कि वर्तमान भी कहीं ना कहीं इसी तरह से आपका भी देश या राज चल रहा है। पेरिस से दूर वर्साई के शीश महल में शान शौकत की जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, केजरीवाल वाला घटना आपको पता होगा, उसका जो बंगला था वो कितने करोड़ों का बनाया गया था। चलिए लोकतंत्र है तो ज्यादा दिन नहीं रह पाए, गए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के पास इसकी सूचना मिली और जनता ने अपने जो भी पावर हो चाहे जिस तरीका से इस्तेमाल करके जो है उस शीश महल से उसको निकाल फेंका। तो यहाँ पर भी निकाला जाएगा वर्साई के शीश महल से किसको? तो फ्रांस के शासक को। एक रानी थी जो कि लुई 16वां की पत्नी है, उसका नाम था एंटोइनेट, जो कि फिजूल खर्ची थी, बहुत ज्यादा खर्च करती थी बिना मतलब की। और इसको वहां की आम जनता, चूंकि जो टैक्स देती है जनता किसी प्रकार से कष्ट काट करके, तो उसकी खर्च को वो जरूर देखती है कि किस प्रकार से एक शासक प्रशासक वर्ग है जो बेफिजूल खर्ची कर रहा है और आम जनता रोटी के लिए भी परेशान है। तो आम जनता ने ही उसका नाम मैडम डेफिसिट रखा। ठीक है, उसके बाद जो राज दरबार है वो चाटुकारों से भरा पड़ा, यानी राजा रानी का जो चाटुकारिता समझ ही रहे, उसके आगे पीछे घूमना, जो कहे हाँ में हाँ, सभी चीज में हाँ में हाँ मिलाना, गलत में भी उसको समर्थन करना, इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राज के जो महत्वपूर्ण पद थे वो योग्यता के आधार पर नहीं, अभी भी आप देखेंगे बहुत ऐसे ऐसे पद है हमारे देश में भी जो कि योग्यता के आधार पर भी नहीं, बल्कि उसको पैरवी या कह सकते हैं कि अपनी रसूख दिखा के या अपना पावर दिखा करके बड़े लोग हैं वो अपना पद दिलवा रहे हैं अपने बच्चों को। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति फ्रांस में भी और वर्तमान में भी दिखेगी आपको। सब कुछ नहीं बदला, इतिहास हम लोग इसीलिए तो पढ़ते हैं, बस उसका रूपांतरण हो रहा है, उसका बस समय चेंज हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो वर्ग है वो कल भी शोषण कर रहा था, आज भी शोषण कर रहा है। अति केंद्रित प्रशासन, प्रशासन की सारी शक्ति राजा के हाथों में ही केंद्रित थी और राजा जो है भोग विलास में विलुप्त रहता था, उसको प्रशासन देखने की फुर्सत नहीं थी, मस्त रहता था अपने आप में। बिहार के संदर्भ में भी देख सकते हैं, भले आपको जो समर्थक होंगे करवा लेंगे, लेकिन सच्चाई यही है
कि वर्तमान स्थिति में बिहार को देखने वाला कोई एक केंद्रीकृत शासक भी नहीं है, एक राजनेता भी नहीं है जिसको कि आप अपनी दुखड़ा सुना करके अपने हिसाब से या कुछ काम करवा सके। ठीक है, तो केंद्रित भोग विलास से निकलकर प्रशासन को देखने की फुर्सत राजा को नहीं थी। वो अपने आप में जो है मस्त रहता था। ठीक है, प्रशासनिक अव्यवस्था हो चुकी थी, प्रशासनिक एकरूपता का अभाव, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था थी। जितने भी प्रांत थे वहां पे उसके अलग अलग क्षेत्र में तरह तरह के कानून चल रहे थे। और सामाजिक कारण में आप देखेंगे, कई बार पूछेगा कि फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा हुआ था, तो याद रखिएगा वो 3 भागों में बटा हुआ था। कर लगाने का अधिकार केवल पादरी वर्ग को था। ठीक है, जिसको टाइज कहते थे, ये लोग कर लगाते थे, टैक्स वसूली करने। जैसे आप लोग हम लोग जीएसटी देते हैं ना, तरह तरह के टैक्स देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वहां पे पादरी जो उच्च वर्ग था, जो पुरोहित वर्ग था, पंडित लोग का वर्ग था, और सामंत कुलीन जो भूस्वामी वर्ग थे, उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती थी। टैक्स कौन देता था? तो थर्ड स्टेट्स के लोग देते थे, जनसाधारण, जिसमें किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग। लेकिन अधिकार इनके पास कुछ भी नहीं था, वोट देने का या कुछ भी करने का अधिकार इनके पास नहीं था। सारे अधिकार किसके पास हैं? तो सामंत, कुलीन और फर्स्ट स्टेट्स या दूसरे स्टेट्स के लोगों के पास ही था। तो यहाँ पे सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि विभाजित था। टैक्स वसूली कई बार पूछेगा, जो फ्रांस में जो कर वसूली किया जाता था पादरी के द्वारा, उसको क्या कहा जाता था? तो टैक्स उसको कहा जाता था। कुलीन वर्ग में कौन कौन सा वर्ग था? तो प्रशासक वर्ग था, सेना वर्ग, सेना और न्यायिक जो अधिकारी, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी वर्तमान में अपने देश में है, उस प्रकार के न्यायिक अधिकारी जो थे। और अभी भी आप देखते होंगे कि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहस होता है, कहते हैं ना माय लॉर्ड, माय योर ग्रेस, ये सब जो शब्द है ये आपको फ्रांस से ही शुरुआत हुआ है। फ्रांस के लोग ही, जनसाधारण लोग, जो उच्च वर्ग कुलीन लोग थे, उसको माय लॉर्ड कह के पुकारते थे, माय लॉर्ड, मेरे भगवान। ठीक है, और आज भी जब हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुनते हैं या देखते हैं, तो वकील बार बार माय लॉर्ड करते रहता है। ठीक है, क्योंकि भाई सारा कुछ तो जज के ही हाथ में है, गलत को सही, सही को गलत कर सकता है। ठीक है, भले हम लोग को पूरा विश्वास है अपने न्यायिक व्यवस्था में, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी तो गलत करने वाले लोग पहुंच रहे हैं, और वो अपनी मानसिकता से, अपने प्रभाव से न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, उस समय भी उनको जो है माय लॉर्ड, योर ग्रेस जैसे शब्द का प्रयोग वहां पे किया जा रहा था। सर्वसाधारण वर्ग, जो किसान है, वो सर्वसाधारण वर्ग था। सारा टैक्स देने का काम किसान, आम जनता करेगी। टाइज आम जनता चुकाएगी। नमक पर भी टैक्स देना पड़ता था, तंबाकू पर भी टैक्स ये लोग देते थे, आम जनता। तो ये आपका कारण में था। आर्थिक कारण में अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था थी, दोषपूर्ण टैक्स प्रणाली थी, जिसमें कि कर केवल और केवल कौन दे रहा था? तृतीय स्टेट्स के लोग दे रहे थे। पादरी का काम था पूजा कराना अपना मंदिर में बैठ के, मंदिर कह सकते हैं वहां का जो ईसाई मिशनरियां होंगी या जो भी है, चर्च वगैरह। ठीक है, और कुलीन का काम था युद्ध करना, और टैक्स देने का काम केवल जनता का था। आम जनता केवल क्या देती थी? टैक्स देती थी। ये काम बटा हुआ था। कर का भी जो था वो निश्चित नहीं था, इच्छा अनुसार, जब शासक चाहे, राजा चाहे बढ़ा दे, बढ़ाता ही था, घटाने की तो बात ही नहीं थी। व्यापारिक और व्यवसायिक अवरोध था, गिल्ड व्यवस्था थी, यानी कोई भी व्यापारी अपने क्षेत्र में ही व्यापार कर सकता था। जैसे अभी क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, पूरे पृथ्वी पर आप व्यापार कर सकते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ जो है व्यापार कर सकता है, वैश्वीकरण हो चुका है। लेकिन उस समय गिल्ड व्यवस्था थी, आप एक क्षेत्र का व्यापारी दूसरे फ्रांस के प्रांत में जाकर व्यापार नहीं कर सकता था। उसके बाद बेकारी की समस्या थी, रोजगार नहीं था, सैनिकों में असंतोष थी, समय से वेतन नहीं मिलता था, फिर योग्यता के आधार पर पदोन्नति उनको नहीं दी जाती थी, और जो
हायर पोस्ट होते थे, उच्च पद, उस पर केवल और केवल वहां के कुलीन लोग, जो उच्च अधिकारी या उच्च वर्ग में आते थे, शासक प्रशासक लोग, वही उसमें नियुक्त होते थे। आम जनता को उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये था फ्रांस का आर्थिक कारण। अब बौद्धिक कारण में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार अच्छे से सुन लीजिए, देख लीजिए। कल से आपका मैथ का भी क्लास में लेना शुरू कर दूंगा। अभी तक मात्र मैंने बोला था कि जो जो चैप्टर आपको कमियां हैं वो आप लिख के भेजे। 2-3 लोग ही भेजे हैं, जो कि मुझे याद है। एक स्टूडेंट्स ने आयु चैप्टर पढ़ाने के लिए मुझे मैथ में बोला है केवल, और रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर ही केवल पढ़ाने के लिए हमें बोला है दोबारा। बाकी कोई भी लोग कोई भी चैप्टर पढ़ाने के लिए नहीं मुझे बोले हैं। ऑलरेडी ऐसे पढ़ाया हुआ है दोनों चैप्टर, लेकिन हमने आपको बोला था कि जो भी टॉपिक आपको कमी लग रहा है, जो कि कंटेंट में पढ़ा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो निश्चित रूप से आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप करके आप भेजें। मैं आपको वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि हमने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं अब आपको क्या पढ़ाऊं, क्योंकि ऑलरेडी तो हमने आपको सारा कुछ पढ़ा ही रखा है। तो आप अगर हमें बताएंगे कि ये कमी है, ये चैप्टर आपने नहीं करवाया या करवाना है, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि वो चैप्टर आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो कल मेरा प्रयास होगा कि आपका मैथ का आयु चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट कैलेंडर चैप्टर आपको अच्छे से कर दूंगा। और आपको जहां पर भी, चूंकि 8 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के पूछे जा सकते हैं, और 1 to 5 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन, 15 से 20-25 क्वेश्चन तक तो मैथ रीजनिंग के पूछ ही देता है 1 to 5 में। तो जो भी टॉपिक में आपको दिक्कतें होंगी तो वो आप जरूर लिख के भेजिए, और मैं जरूर पढ़ाऊंगा। आप एकदम विश्वास रखिए। ठीक है, आपका जो मैंने फीस लिया है आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखिए। और जो हमने आपको दिया है या मैं दे रहा हूं, वो उससे कई लाख गुना का मैं आपको दे रहा हूं। इस बात को भी आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, और इधर उधर के लोगों के चक्कर में नहीं आए। अगर आए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या दिया है आपको, और अन्य संस्थानों ने आपको क्या दिया है। ठीक है, वो आपको, तो आप तुलनात्मक जब अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, और पढ़ाई है, ज्ञान का चीज है, नॉलेज बढ़ाइए। परेशान नहीं होना, कूल माइंड से पढ़ते रहिए, बिल्कुल होगा। हाँ, सीट है उसी के हिसाब से होगा। जिनका किस्मत भी थोड़ा बहुत साथ दे देगा, बेहतर पढ़ाई भी करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। यहाँ तो है नहीं कि मेंस लिखना है या इंटरव्यू देना है, एक तो आपको एग्जाम देना है यहाँ। ठीक है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो धांधली होने का संभावना कम है। ठीक है, बीपीएससी में होता है, प्रशासनिक सेवा में मेन हो जाता है, मेंस में, इंटरव्यू में वहाँ बहुत ज़्यादा सेटिंग गेटिंग हो जाता है। यहाँ ना के बराबर कुछ लोग जो पहुंच वाले हैं वो थोड़ा बहुत 10-5% हम मान सकते हैं, लेकिन 90% तक सही लोग का हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको लोचा नहीं, तो इसलिए ज़्यादा बीपीएससी के बारे में चिंता नहीं करना। प्रशासनिक जो तैयारी करते हैं अधिकारी का, उसमें थोड़ा बहुत झोल है, क्योंकि बड़े पोस्ट होते हैं तो बड़े बड़े लोग होते हैं उसके पीछे लगे हुए। ये टीचर बनने के लिए उतना कोई माथापच्ची नहीं करता है, तो इसलिए आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, जरूर होगा। ठीक है, बौद्धिक कारण, दार्शनिकों ने फ्रांस के जनमानस को झकझोर दिया। मोंटेस्क्यू का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इन्होंने राज एवं चर्च की बहुत ज्यादा आलोचना की, और एक सिद्धांत जो दिया था वो शक्ति का पृथक्करण। यानी इन्होंने बोला था कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र निकाय होनी चाहिए, और यही आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में भी लागू है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कहने को बिल्कुल स्वतंत्र निकाय, तीनों अलग अलग स्तंभ हैं, लेकिन कहेंगे अगर गौर से देखेंगे तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों मिली हुई ही आपको दिखाई देगी वास्तविकता में, लेकिन जो भी सैद्धांतिक रूप से तो अलग अलग है। बाल्टेयर 1694 से 1778,
प्रबुद्ध निरंकुश शासन में विश्वास करता था, यानी बुद्धि मान अगर राजा हो तो वो शासन चला सकता है, निरंकुश शासन भी कर सकता है। स्व चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन वोल्टेयर का कहना था वो उत्तम, यानी स्व चूहे शासन करे उससे अच्छा है कि एक सिंह शासन करे। ठीक है, तो ये अपना अपना थिंकिंग है, विचार है। भ्रष्ट चर्च पर कड़ी चोट की गई। एक जे जॉक रूसो, कई बार नाम पूछ देगा रूसो का, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरबी में, पूछे हुआ क्वेश्चन आएगा कहां से, क्वेश्चन यही सब रहता है। जे जॉक रूसो 1712 से 78, उनका कथन है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा। वो एक क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा था बीपीएससी में, टीआरई 2 में या टीआरई 1 में हमने देखा था कि ये कथन किसका है पूछा था। तो रूसो का कथन याद रखिएगा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और लेकिन हर एक जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ। क्या आप हम जकड़े हुए नहीं? सामाजिक जो रीतियां हैं या कुरीतियां हैं उसमें हम लोग भी जकड़े हुए। ठीक है, समाज आपको जकड़ के रखता है, इसीलिए तो इतनी बहुत सारे आप देखते होंगे केस आपको समय में दिखाई देता है। तो समाज से हम लोग परे नहीं है, भले हम लोग स्वतंत्र जन्म लेते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से हम अपना निर्णय नहीं ले सकते। अगर समान शब्द में अगर आप देखिए तो अगर आपको शादी भी करना है तो क्या लगता है आप अपने मनपसंद लड़की से शादी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां बहुत सारे बैरियर होंगे। जाति आएगा, सबसे पहला धर्म आएगा, जाति आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का क्या है कि आप स्वतंत्र नहीं है, आप अपनी निर्णय, अपने जीवन साथी का निर्णय भी स्वयं नहीं ले पाते हैं। उसके लिए भी माता पिता, जाति, फिर धर्म, सब कुछ आपको देखना होता है। करने के लिए तो कानून ने भी आपको दे दिया है कि आप अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं, लेकिन क्या ये संभव है? तो बहुत सारी सैद्धांतिक बातें हैं लेकिन वो वास्तविकता कुछ और है। तो ये सब विचार पहले से ही लोग जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे महापुरुष कह सकते हैं या थिंकर हैं, उन्होंने कह दिया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ। अंग्रेज ही केवल आपको जकड़ के या जंजीर या जेल में बंद ही आदमी गुलाम नहीं है, बल्कि हम लोग भी गुलाम, सब लोग कहीं ना कहीं, आप कहीं ना कहीं गुलाम ही हैं। आपको बातों को मानना ही होता है, आप अपने स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। 1689 ईस्वी में पारित अधिकारों की घोषणा पत्र हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इससे पहले हुआ था, जिसमें कि फ्रांस की सेना जाकर के पार्टिसिपेट की थी और अमेरिका को इंग्लैंड से मुक्त कराया था। कहीं ना कहीं इनके जो सैनिक थे वो प्रभावित थे अमेरिकी क्रांति से, तो उन्होंने अपने देश में भी वहां के शासक के खिलाफ में आंदोलन शुरू किया, क्रांति शुरू की। तत्कालीन कारण तो देशोलामा तो था ही, उसकी आवश्यकता थी। 5 मई 1789 ईस्वी को तीनों स्टेट्स की संयुक्त बैठक बुलाई गई, जिसमें कुल प्रथम, देखिए उसमें 300 सीट था, 300 सदस्य होते थे। प्रथम स्टेट्स में 300, सेकेंड में 300 और थर्ड स्टेट्स में 600 सदस्य। लेकिन वोटिंग का पावर एक ही था। प्रथम स्टेट्स में 1 वोट, सेकेंड स्टेट्स में 1 वोट और थर्ड स्टेट्स में 1 वोट। अब क्या होता था, प्रथम और द्वितीय मिल करके तृतीय का तो बात ही नहीं चलता था। ये दोनों वोट दे देते थे, एक वोट 2 बहुमत हो जाता था, एक वाला बेचारा पीछा हो जाता था। तो जो थर्ड स्टेट्स के जो जनसामान्य के जो प्रतिनिधि थे या जो कह सकते जनता थी, जो 600 सदस्य थे प्रतिनिधि, उनका कहना हुआ कि सबको एक वोट का आप अधिकार दें। 600 सदस्य तो 600 वोट हम देंगे, आप लोग 300 है तो 300 दें। ठीक है, इस तरीका का कहना हुआ। लेकिन जो प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के जो लोग हैं वो इस बात को मानेंगे नहीं, और इसी के कारण जो है वहां की जो क्रांति, देखिए क्या होता है, जिसमें कुल प्रथम में 300, द्वितीय में 300, तृतीय स्टेट्स में 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि अपने साथ सामान्य मांगों की सूची लाए कि हमें ये सब डिमांड है, आप पूरा कीजिए।
परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्टेट्स को एक मत देने का अधिकार था, परंतु तृतीय स्टेट्स ने इसका विरोध किया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स एक एक वोट दे करके जो है अपने पाले में अपना कर लेते थे कोई भी निर्णय। तीसरा जो है खरा का खरा रह जाता था, डिमांड तो इसकी थी, शोषण तो तृतीय लोगों का हो रहा था, तृतीय स्टेट्स के लोगों। पूरी सभा से वोट करवाया जाए, तृतीय स्टेट्स के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने मांग रखी। सम्राट जो था वहां का लुईस सोलहवां, वो कुलीन और पादरियों के प्रभाव में आकर के यह मांग को ठुकरा दिया, क्योंकि जो शासक है, सम्राट है, उसके आसपास कुलीन और पादरी रह रहे हैं और उसके प्रभाव तो उस पर पड़ता ही है, ठीक है। और इस कारण से शासक ने जो सामान्य लोगों की, जो तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि है, उसकी बात को नहीं माना, क्योंकि संख्या में ज्यादा है, आम जनता भी तृतीय स्टेट्स की है, स्वाभाविक सी बात है कि वो अब अपना रूप दिखाना शुरू कर देगी। 20 जून 1789 को तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि वर्साय, एक जगह है फ्रांस में, वहां का एक टेनिस का मैदान था, टेनिस कोर्ट था, वहीं पे एकत्रित हुए और उन्होंने एक निर्णय लिया कि जब तक हम अपना संविधान नहीं बना लेते और जो ये राजशाही व्यवस्था है उस पर अंकुश नहीं लगा देते, तब तक जो ये राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली है, जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, वो भंग नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा, ठीक है। राष्ट्रीय सभा में संविधान का रूप तैयार आरंभ हुआ और फ्रांस की स्थिति और भयावह होते गई, क्योंकि जो दो वर्ग है वो तृतीय वर्ग को दबाने की बात कर रहा है, लोगों को भोजन तक मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि शासन, जो शासक वर्ग है, उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया, लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी मजबूरी बस। तो सम्राट को अपनी सेना कहां भेजनी पड़ गई, तो पेरिस जाने की आज्ञा देनी पड़ी कि कंट्रोल करो है। लेकिन जनता अब जो वहां की जो सेना है उसके कंट्रोल में आने वाली नहीं थी और कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से समर्थन जो है सेनाओं का भी आम जनता को ही था, ठीक है। इतना जान ली, अगर आप देखिएगा 1857 की क्रांति, सेनाओं ने अंग्रेजों का विरोध किया और अगर उस समय आम जनता साथ देती तो निश्चित रूप से 1857 में ही अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते। तो यहाँ पे अगर जनता, अगर सेना, ये दो अगर समर्थन में आ जाए तो कोई भी देश का शासन प्रशासन नहीं चला सकता। तो यहाँ की सेना पेरिस जाने की आज्ञा दी, इससे उत्तेजित होकर वहां की आम जनता ने अपना सेना का गठन कर लिया, जल सेना बना लिया। 14 जुलाई 1789 को भीड़ में बास्तिल का जो किला था, जो कि बास्तिल का किला एक जेल है जहां पे कैदियों को बंद करके रखा जाता था, उस पे आक्रमण करके वहां के कैदियों को, जो तृतीय स्टेट्स के जो प्रतिनिधि और जो लोग थे, आम जनता, उन्होंने रिहा करवा दिया। भयावह स्थिति हो गई। आगे चल करके 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई और उसमें सामंती व्यवस्था की समाप्त करने की घोषणा की गई। चर्च का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया, क्योंकि यहाँ की जो मैक्सिमम आबादी थी वो तृतीय स्टेट्स के ही लोगों की थी। अब जब अराजकता आई तो उनकी नहीं चली और फिर इन्होंने अपना संविधान राष्ट्रीय सभा के माध्यम से बनाया और जो राजशाही व्यवस्था थी उसको समाप्त की। और जो चर्च का जो भूमि था जिसपे पोप पादरी शासन कर रहे थे, उसको लेकर के आम जनता में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी संपत्ति जब्त कर ली गई। 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। पहले पूरे इतिहास में नागरिकों को अधिकार देने वाला जो काम है वो फ्रांस के द्वारा हुआ। समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा और अत्याचारों से मुक्ति का अधिकार, जो कि एक नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार होना चाहिए, वो फ्रांस के जनता को, आम नागरिक को दिया गया। 1791 ईस्वी में राष्ट्रीय सभा, जो वहां का नेशनल असेंबली है, द्वारा एक नया संविधान बनाया गया।
कई बार पूछेगा कि कब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो ये सब आएगा। तो 1791 ईस्वी में एक संविधान बना और राजनीतिक जो निरंकुश राजतंत्र था उसके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। यानी राजतंत्र अभी गया नहीं, अभी क्या आ गया, निरंकुश राजतंत्र को हटा करके केवल संविधान के माध्यम से चलने वाला राजतंत्र की स्थापना की गई और शक्ति का पृथक्करण किया गया, जो कि मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र निकाय होनी चाहिए। 1791 ईस्वी के संविधान की व्यवस्था से असंतोष बढ़ रहा था, लेकिन जनता अभी भी प्रभावित थी। चूंकि राजतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, केवल शासक वर्ग बदला हुआ है। संविधान में जिस मानवाधिकारों की चर्चा की गई या घोषणा की गई उसे जनता को दिया नहीं गया। बहुसंख्यकों को मताधिकार से वंचित रखा गया और केवल वहां के जो धनी लोग थे, बुजुर्गा वर्ग, उसी को ही मताधिकार भी दिए गए। यानी वही वोट दे सकता था, आम जनता अभी भी वोट नहीं दे सकती थी। जिस कारण से धीरे धीरे जो आम जनता जिसने आंदोलन किया था, क्रांति की थी, उसका असंतोष बढ़ा और इन लोगों ने एक अपना दल बनाया, जो कि जैसे आप देखेंगे भारतीय स्तर पर देखेंगे तो एक माओवादी, माओ से तुम की विचारधारा से प्रभावित कम्युनिस्टवादी, जो कि मार काट और छीनने वाली जो बात करती है, अधिकार को छीनने की बात करती है। माओ से तुम कहता था कि जो हमारा अधिकार है वो बंदूक के गोली से निकलता है, ठीक है। तो यानी बंदूक की जो बात करते हैं, तो उसी प्रकार का वहां पर एक दल था, जैकोबियन दल, ठीक है, जो कि आम जनता के द्वारा अगर उसमें असंतोष की भावना आई तो उसके माध्यम से इसको मिला। और इस क्लब के सदस्य समाज के निम्न तबके से आते थे, खास करके दुकानदार, कारीगर, मजदूर थे। आगे चल करके आप देखेंगे कि जो जैकोबियन जो दल है, जो एक पार्टी है जैकोबियन, आम जनता की पार्टी है, वो दो भागों में बंटता है। एक ज़ेरोथिस्ट कहलाते हैं, दूसरा जैकोबियन उग्रवादी। यानी एक ज़ेरोथिस्ट जो उदारवादी है, उदारता के साथ शासन करना चाह रहा है, और दूसरा है उग्रवादी, मारपीट, तानाशाह, रक्तपात चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या होगा, जैकोबियन में भी उग्रवादी दल का यहाँ पे स्थापना हो गया। 1793 ईस्वी में रॉबस्पियर, जो जैकोबियन का नेतृत्व करता था, ठीक है, इसने क्या किया, जो ज़ेरोथिस्ट उदारवादी था उस पे, जो उसका शासक था उस पे देशद्रोह का मुकदमा लगाया और जो राजा और रानी बने उसको गिलोटीन पे चढ़ा करके मौत की सजा दे दी तथा 1793-94 के बीच आतंक का राज स्थापित कर दिया। तो इसने क्या किया, जो लुई सोलामा और उसकी पत्नी थी एंटोइनेट, और लुई सोलामा इसको क्या किया, गिलोटीन पे लटका दिया। किसने, तो जैकोबियन दल का जो नेता है रॉबस्पियर, ठीक है। लेकिन इसका भी शासन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जो आतंक का राज है उसकी भी समाप्ति होगी। उसके दमनात्मक नीति के कारण कन्वेंशन के अंदर, चूंकि ये किसी अपने विद्रोही को क्या करता था, मृत्यु दंड की सजा देता था, गिलोटीन पर लटका देता था। तो जिस कारण से जो इसके साथ में लोग थे वही इसका विरोध करने लगे, क्योंकि सबको डर लगा कि कब किसको सूली पे लटका देगा, कहना मुश्किल है। इसीलिए सब एक साथ होकर के कन्वेंशन के अंदर ही जो असेंबली या जो कन्वेंशन बनाया गया था शासक वर्ग का नया जैकोबियन दल का, उसके अंदर ही इसके विरोधी हो गए। और फिर आगे चल करके योजना अनुसार बेरोने साथियों के साथ इसको भी पकड़ करके, किसको, रॉबस्पियर को 1794 में गिलोटीन पे लटका दिया जाता, क्योंकि जो जैसा किया उसको वैसा सजा मिल गया। अब वहां की जो सरकार है वो देखिए, जो वहां की आम जनता है, तब तक क्या होता है, 1795-99 के आसपास फ्रांस की जो ये स्थिति है इसका फायदा उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट। आपने नेपोलियन बोनापार्ट की घटना पढ़ी होगी, ठीक है। भारत का नेपोलियन, जिसे समुद्रगुप्त कहा जाता है। तो इसने भी फ्रांस के जो छोटे छोटे पार्ट थे उसको एकत्रित किया
और समय का फायदा मिलता है इसको, चूंकि यहाँ पे जो एक केंद्रीय शासन है वो कमजोर हो गया, क्योंकि जो शासक बना रोबेस्पियर उसको भी गिलोटिन पर लटका दिया गया, इससे पहले भी शासक को गिलोटिन पर लटका दिया गया। अब इसका फायदा जो शासन चलाने के लिए डायरेक्टरी बनाई गई वहां का, और आगे चल करके डायरेक्टरी का ही सदस्य बना कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और जब डायरेक्टरी से भी समस्या नहीं सुलझी तो नेपोलियन क्या किया, जो कि उसका सदस्य था, उस स्थिति का फायदा उठाया और कुछ सैनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के क्या किया कि 1799 में डायरेक्टरी का ही तख्ता पलट कर दिया, ठीक है, और वहां पे शासन करना शुरू कर दिया। 1804 ईस्वी में एक नेपोलियन कोड लागू किया, जो कि नेपोलियन का कानून संहिता है। नेपोलियन का खुद का कानून संहिता था। कई बार पूछेगा नेपोलियन कोड कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 1804 ईस्वी में। और वो फ्रांस का सम्राट बना कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। राजशाही व्यवस्था फिर से स्थापित हुई, लेकिन आपको पता होगा आगे चल करके जब फ्रांस की जो नेपोलियन का जो महत्वाकांक्षी जो योजना है आसपास के देशों पे कब्जा करने की, उसी दरमियान जो है वो हारता है युद्ध में, और वहां पे जो अन्य आसपास के देश हैं उसके साथ इसको वाटरलू की संधि करनी पड़ती है। और फिर आगे चल करके 1830 और 48 में फिर फ्रांस में क्रांति हुई, और फिर तब जाकर के 1848 में जाकर के फ्रांस में जो सामंती व्यवस्था थी, पुरातन व्यवस्था या राजतंत्र की समाप्ति पूर्ण रूप से होती है। प्रशासनिक चेतना का विकास होता है, राजनीतिक चेतना का विकास होता है, राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है, व्यक्ति के महत्व की कह सकते हैं बढ़त होती है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। कई बार पूछेगा ये समानता स्वतंत्रता बंधुत्व किस क्रांति का नारा है, तो याद रखेंगे समानता स्वतंत्रता बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा है। नागरिकों को स्वतंत्रता की स्थापना की गई, धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया, समाजवाद की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हो गई, मिलिट्री प्रणाली लागू की गई जो कि वाणिज्य व्यापार की प्रणाली थी, नेपोलियन कानून संग्रह, नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू हुआ। यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा इसका, सामंती व्यवस्था जो यूरोप में था वो समाप्त हो गए। इटली का आगे चल करके एकीकरण हुआ, क्योंकि फ्रांस ने जब इटली पे शासन किया तो उसका भी जो 300 राज्य थे उसको वो छोटा जो छोटे छोटे थे उसको बड़ा करके 40 राज्यों में संयुक्त कर दिया, जो कि आगे चल करके जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण में जो ये कार्य हुए थे, जो नेपोलियन के माध्यम से वहां पे जो शासन स्थापित की गई थी, इसके माध्यम से वहां एकीकरण आसान हुआ। पोलैंड पर क्या हुआ कि संयुक्त रूप से पोलैंड की तस्वीर, पोलैंड जितने भी आसपास के जो छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए देश थे, जैसे जर्मनी हो गया, 300 राज्य थे वहां पे, या फिर इटली हो गया, तो ये सब एकीकृत हो गए। इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा, 1832 में इंग्लैंड में भी जो 1688 में क्रांति हुई थी, उसके बाद फिर से दोबारा इंग्लैंड में भी रिफॉर्म, वहां के कानून में बदलाव आया, संसदीय सुधारों की मार्ग प्रशस्त हुई। अब कहिएगा भारत में क्या प्रभाव, भारत में भी प्रभाव था, आपको पता होगा हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, और उसको फ्रांस की सेना मदद करती थी, वो फ्रांस से बहुत ज्यादा प्रभावित था, ठीक है, और वो फ्रांस के साथ मिलकर के अंग्रेजों को हराना भी चाह रहा था। तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने प्रभावित होकर अंग्रेजों की सत्ता का विरोध किया, समानता स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों फ्रांस की स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण विरासत बन गए। और इस प्रकार से जो है फ्रांस की क्रांति ने केवल यूरोप को ही नहीं, एशिया महादेश, भारत जैसे देशों को भी प्रभावित किया, क्योंकि भारत में भी फ्रांस का यहाँ पे शासन, जो व्यापारिक कंपनियां थी फ्रांस की वो आ चुकी थी, तो कहीं ना कहीं भारत को भी यहाँ पे प्रभावित किया, ठीक है। और पूरे वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो एक विचार है वो पूरे विश्व को फ्रांस की क्रांति ने दिया। तो इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं सब पॉइंट्स में से कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको करवा देता हूं, और आप लोग अच्छे से पूरा ऑब्जेक्टिव को एक नजर दे लीजिए, ऐसे आंसर में कलर किया हुआ है, अगर कोई मिस्टेक होगा तो वो मैं चर्चा कर दूंगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो याद रखेंगे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। बेस्टिल का पतन कब हुआ, तो 14 जून 1789, जो कि वहां का क्या था, कारागार था, जहां पर वहां की जो आम पब्लिक है उसको तोड़ करके वहां पे जो भी कैदी होते हैं उसको छुड़ा लेती है।
प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? तो पोप पादरी आते थे। कुलीनबर्ग सेकेंड स्टेट्स में था। द्वितीय स्टेट्स में इनमें से कौन थे? तो कुलीनबर्ग जो राजा और उसके परिवार। तृतीय स्टेट्स इनमें से कौन था? तृतीय स्टेट्स में देखिए कुलीन नहीं था, न्यायाधीश भी नहीं थे, ये सब द्वितीय स्टेट्स में थे। पादरी प्रथम स्टेट्स में था। तो दार्शनिक, कारीगर, मजदूर ये सब थर्ड स्टेट्स में। ये क्वेश्चन पूछा था विश्व कोश के संपादक किसने किया था? ठीक है, तो विश्व कोश का संपादक दिदरो ने किया था। ये क्वेश्चन आपको टीआरटी एग्जाम में पूछ चुका है। जेकोबियन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबespierre नाम था। ठीक है, रॉबespierre, तो याद रखिएगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तो याद रखेंगे फ्रांस की क्रांति का नारा है। मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा कब की गई? 27 अगस्त 1789 ईस्वी को की गई। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत हमने आपको बताया मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा रूसो के द्वारा ये लिखा गया है। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसको दिया गया था? तो वहां के जो सक्रिय जो उच्च वर्ग के लोग थे उसको दिया गया। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना की गई? तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि गणतंत्र व्यवस्था वहां पे स्थापित की गई। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुई? तो 1848 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस की जो शैक्षणिक व्यवस्था थी उस पर किसका शासन था, अधिकार था? तो चर्च का हुआ करता था। लुईस 16वां को गिलोटीन पे चढ़ाने का निर्णय कन्वेंशन ने लिया था और उसका जो अध्यक्ष था वो रॉबespierre हुआ करता था। उसके बाद डायरेक्टरी बनता है। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा? तो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। याद रखिएगा टीपू सुल्तान के बारे में आपने पढ़ा होगा मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में ये मारा जाता है, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, वॉल्टेयर क्या था? तो लेखक थे, दार्शनिक कह सकते हैं, लेखक। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? जनता की इच्छा का। मोंटेस्क्यू की पुस्तक कौन सी है? तो विधि की आत्मा मोंटेस्क्यू की पुस्तक है। ठीक है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो लुईस 16वां था। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? याद रखिएगा 3 वर्ग में विभक्त था। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी व्यवस्था थी? तो पार्लियामेंट हुआ करता था। ठीक है, जो कि हमने आपको अच्छे से समझाया। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे घर को नष्ट कर दो? तो वॉल्टेयर ने कहा था। इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का जो स्वरूप था वो बुर्जुआ क्रांति का स्वरूप था। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रॉबespierre ने किया था। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था यूरोप के कई देशों को उसका क्या बना दिया? तो मित्र बना दिया। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता? आज भी नरेंद्र मोदी भी पिछले वर्ष गए थे, 14 जुलाई को वहां के स्वतंत्रता दिवस पे परेड भी होता है। नेपोलियन कब सम्राट बना? तो 1804 में, और नेपोलियन कोड का भी स्थापना किया था। किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? तो याद रखिएगा लुईस 16वां का कथन था मेरी इच्छा ही कानून, मैं ही राजी हूँ बोलता था लुईस 14वां। और मेरी इच्छा ही कानून है किसने कहा था? लुईस 16वां। मेरी एंटोइनेट जो कि उसकी रानी थी, कहाँ की राजकुमारी हुआ करती थी? ऐसे तो फ्रांस की तो रानी थी लेकिन ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लेटेस्ट कैचेट क्या था? एक प्रकार से राजाज्ञा था या राज आज्ञा पत्र था। स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को हुई थी? तो 5 मई 1789 ईस्वी को। किसने कहा था स्वच्छ भोग की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? तो वॉल्टेयर ने कहा था। ये याद रखना आपको। फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किसके ऊपर था? तो तृतीय स्टेट्स यानी साधारण जनता पर। सम्राट लुईस 16वां को किस तिथि को फांसी दी गई थी? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। रूसो का प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और बास्टिल के किले पे कब भीड़ ने धावा बोला था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। तो इस प्रकार से आपने फ्रांस की क्रांति को अच्छे से समझा और हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं जो भी 3-4 क्वेश्चन 6 to 12 में
हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति से आएंगे या बीपीएससी प्रशासनिक सेवा में भी ऑप्शनल जिनका हिस्ट्री होगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात का पूर्ण गारंटी है। क्वेश्चन आप देख लेंगे जो आज तक पूछे गए हैं फ्रांस की क्रांति से या पूछे जाएंगे वो हमारे क्लास नोट्स के या हमारे द्वारा बताए हुए ही प्रश्न रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और लगातार कंटेंट को देखते रहिए और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में आपको जोड़ा जा रहा है। कंपटीशन हब ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और कोर्स को बाय कीजिए और पूर्ण तैयारी जो पूरा तैयारी है टीआरई 4 का वो करें बेहतर कंटेंट के साथ। ठीक है, और समझ के साथ। ठीक है, केवल रखना नहीं है, समझना भी है उस चीज को। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।